हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपका तैयारी बहुत मस्त चल रहा होगा और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया हो रहा। और अब का जो टाइम है ये ओरिजिनल टाइम है पढ़ाई करने का। मतलब डू एंड डाई सिचुएशन आ गया है। अब हमारे पास बहुत कम टाइम है और आपको थंबनेल में एक चीज दिख रहा होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने आए हैं। हमारा टॉपिक ही है कि हम जेई मेंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें और 99 परसेंटाइल नंबर कैसे लाया जाए। कैसे 99 परसेंटाइल जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सिक्योर कर सकते हैं, सियोर कर सकते हैं। तो उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। तो देखो, ऐसे इस साल आई थिंक नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो गए हैं पिछले साल के रिस्पेक्ट में, वो आपको पता चलेगा। तो कैंडिडेट्स भी ज्यादा हो गए हैं और जनरली आप लास्ट 5 to 6 ईयर का एनालिसिस देखोगे तो जो पहला अटेम्प्ट होता है उसमें बच्चे थोड़े कम होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड स्टेप, क्योंकि जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट होता है उसमें बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल सियोर कर लेना है। उससे एक फायदा ये होगा कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल सियोर कर लेते हैं तो आप आगे, आपको जो बच्चे इस बार 12th बोर्ड देने वाले हैं उनको बोर्ड का टेंशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनवरी लास्ट लास्ट तक एग्जाम होगा। हमेशा की तरह 20 जनवरी के बाद ही एग्जाम होता है, तो उसी के आसपास में एग्जाम्स होंगे। तो जब आपका ये मेंस का टेंशन खत्म हो जाएगा तो आप स्मूथ होके एकदम टेंशन फ्री होके अपना बोर्ड का प्रिपरेशन कर सकते हो और साथ में जेई एडवांस का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें इशू आता है जो बच्चे इस बार ड्रॉपर हैं, क्योंकि मोस्टली ड्रॉपर वाले बच्चों का बहुत सारे जगह जनवरी अटेम्प्ट तक बहुत सारा सिलेबस ही खत्म नहीं होता है। तो उनके लिए तो एक चांस है कि वो अप्रैल में भी अच्छे से अटेम्प्ट करें, बट वो भी जनवरी में अपना 100% दे दे, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ पढ़े हुए हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं कमी है तो बहुत ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% सिलेबस जनवरी अटेम्प्ट के लिए आपका हो गया होगा, आपके इंस्टीट्यूट में जहां भी पढ़ रहे होंगे। मतलब दिसंबर तक आपने 70% सिलेबस तो पढ़ रखा हो, आप पढ़ लेंगे। तो अगर 70% सिलेबस भी आप पढ़ लेते हो तो उससे भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो आइए आज इसी पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या सर स्ट्रेटेजी हो सकता है इस लास्ट के मोमेंट पे। क्योंकि देखो, हमेशा लास्ट वाला जो टाइम होता है ना, इसमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी होगा, दिमाग भी खराब होगा, बहुत सारा टेंशन भी होने लगेगा, बहुत को बच्चों को एंजाइटी भी होने लगता है कि सर अभी मतलब बोर्ड भी देना है, जेई मेंस भी देना है, बहुत सारा चीजें एक साथ चलते रहती हैं। तो बच्चों इस चीज को समझ नहीं पाते। तो हम लोग आज उसी पे बात करेंगे। टेंशन होना लाजमी है, वो सबको होता है। जो भी बच्चा अभी +2 में है, जिसको इस बार 12th देना है, सब बच्चे परेशान हैं। मतलब टेंशन है, तो टेंशन होना है, अच्छी बात है। लेकिन उस टेंशन में जीना बुरी बात। आप टेंशन में रहिए नहीं। आप तैयारी कर रहे हैं एक ऐसे एग्जाम का जो टफ एग्जाम है, जेई मेंस। मतलब इजी एग्जाम हम लोग बोल देते हैं, बट वो एग्जाम इतना इजी भी नहीं है। तो उसी पे हम आज बात करेंगे। चलो डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर अभी से हम बात करें तो हमारे पास 3 मंथ है। ये 3 मंथ है, कंप्लीट 3 मंथ है। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 मंथ तो कंप्लीट है। आप जनवरी में भी लगभग आपके पास 15-20 दिन है, बट मैं उसमें थोड़ा बहुत इधर बीच में दिवाली का भी कुछ आपको छुट्टी मिल ही जाएगा, तो सब लिए वो को मैं चल रहा हूं कि 10 दिन लगभग आप छुट्टी में भी जाओ, इंजॉय भी करना है। तो 3 मंथ हमने अप्रोक्स इस चीज को रखा था कि 3 मंथ में हम सर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब लास्ट के 2 मंथ और 1 मंथ में तैयारी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं कि सर कुछ ऐसा बता देंगे कि 3 मंथ में हम जेई मेंस क्रैक कर लेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 11th से लगे हुए हैं, डे 1 से लगे हुए हैं मेंस के तैयारी में, एडवांस के तैयारी में, उनके लिए है। यहाँ शॉर्टकट में मैं नहीं बताने जा रहा हूं कि ये पढ़ लोगे मेंस हो जाएगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अभी ये सितंबर लास्ट चल रहा है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है मेरा कि आपका बाबू सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर
ऑलमोस्ट सितंबर में सिलेबस हो जाना चाहिए। बाय द वे सितंबर नहीं हो रहा है, तो पहला काम यही है कि मिड अक्टूबर तक आपका सिलेबस तो पहले कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो आगे हमारा प्लान ही काम नहीं करेगा। अगर आपका सिलेबस बहुत लेट चल रहा है तो शायद ये मैं जो प्लानिंग बताऊंगा उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेट कर लेना। मेरा ये टारगेट है उन बच्चों को जिन बच्चों का सिलेबस मिड अक्टूबर तक, मैं तो बोल रहा हूं कि आपका लास्ट सितंबर तक सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर बाई द वे थोड़ा बहुत आगे पीछे है 2-3 चैप्टर का, तो आप मिड अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि सिलेबस फिनिश्ड होना चाहिए। अगर सिलेबस फिनिश्ड हो गया, उसके बाद सर क्या करेंगे? तो सिलेबस फिनिश्ड होने का मतलब क्या होता है कि सर जब हमको सर ने कोई भी चैप्टर्स पढ़ाया, उस टाइम मैंने वो पूरा क्लास अटेंड किया। उस टाइम जो भी लेक्चर के दौरान जो भी सवाल कराए जा रहे थे, मैंने वो सवाल प्रॉपर वे में किए हैं। फिर जो क्लास में हमको डीपीपी वगैरह मिला है, जो मॉड्यूल का है, वो मैंने सॉल्व किया। उस टाइम भी मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। ऐसे प्रॉपर क्लास में हम तो यही करते हैं ना। हमारा क्लासरूम का स्ट्रेटेजी क्या हुआ? हम डे वन से तो यही काम करते आ रहे हैं, जब से हम 11th में आए हैं तब से हम यही काम करते आ रहे हैं कि लेक्चर हुआ, कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया, उसके रिगार्डिंग सीबीएस होता है, डीपीपीएस होता है, फिर मॉड्यूल्स का प्रॉब्लम होता है, फिर पीवाईक्यू होता है। वो सारी चीज तो हम करते हैं ना। ये मतलब कोई भी चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो हम सीबीएस डिस्कस करते हैं, डीपीपीएस डिस्कस करते हैं और पीवाईक्यू डिस्कस वहां भी करते थे। ये 3 स्टेज तो वहां भी था। मॉड्यूल को भी हम डिस्कस करते थे कुछ कुछ। तो हो सकता है कि किसी बच्चे का ये तीनों पूरा कंप्लीट होगा। कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि सर मेरा सीबीएस कंप्लीट है, डीपीपीएस 70% कंप्लीट है और पीवाईक्यू तो सर मैं ज्यादा उस टाइम बनाया ही नहीं था, 20% पीवाईक्यू बनाया था। ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। कोई बच्चा होगा जिसका तीनों कंप्लीट है, उसका बहुत बढ़िया है। लेकिन जो बच्चे ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट उन्होंने सीबीएस क्लास में कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये सब कंप्लीट है तो आप अब क्या कर सकते हो? लास्ट मोमेंट पे हम क्या करेंगे? इतना सारा काम जब मेरा हो गया है, वो 11th के दौरान ही आपने किया होगा, जब आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, किसी में भी, तो आप ये सारा चीज फॉलो करते हो। हम लोग क्लास में कराते भी हैं, आई होप आपने किया भी होगा। उसके बाद तो ये मतलब होता है सिलेबस कंप्लीट होने का। अकॉर्डिंग टू मी सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब यही होता है कि मतलब आप ये सब कुछ ना कुछ तो किए ही हो सकता है कि आपने 100% ये नहीं किया, तो वो 70%, 30%, 20% जो आपके अकॉर्डिंग हो, बट आप उसको कंप्लीट उस चैप्टर में ब्लैंक नहीं हो। ये सब आपका हुआ होगा, क्योंकि 100% कभी नहीं होता है, किसी भी बच्चे का नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, कुछ ना कुछ बैकलॉग हो जाता है, तो वो सब चलते रहेंगे। एटलीस्ट चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये मतलब होता है सिलेबस कंप्लीट का। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स का रिवीजन। और नोट्स के रिवीजन में मैं एक चीज ऐड कर देता हूं आपके लिए, 11th एंड 12th ऑल्सो। आप हमेशा हम लोग क्लास में ये बात करते रहते हैं कि बेटा शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने का टाइम वही शॉर्ट नोट्स दिलाता है। तो जो भी आपके लेक्चर्स नोट्स है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, कहीं से भी आपने स्टडी किया है, तो आप अपने नोट्स को एक बार थ्रोली रिवाइज कर लो। बढ़िया से सर ने कैसे कैसे पढ़ाया, वो नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए। नोट्स में जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लेक्चर वाइज जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चन एक बार लगा लो। क्योंकि कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो नोट्स के दौरान, क्लासेस के दौरान हर टॉपिक में मिनिमम 40-50 क्वेश्चन तो मिनिमम होते हैं। तो उतने क्वेश्चन आप एक बार कर लीजिएगा तो हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया। जो सर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस पर 2-4 क्वेश्चन होंगे, उसमें पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो वो जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उस पर आपका धीरे 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 जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के रिगार्डिंग हमारा सीबीएस भी बनता है। तो इस पे हम काम कर सकते हैं। ये सब हो गया, नोट्स का रिवीजन हो गया एकदम अच्छे से। 11th वाला भी नोट्स का रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अब 12th में है तो 11th भूल गए हैं, तब तो मेंस होगा ही नहीं अच्छे से। अच्छा स्कोर करना है तो 11th 12th दोनों करना होगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे है कि जब सर हमने ये पहली बार में ये सब कर लिया था,
तो फिर से पीवाईक्यू क्यों बना रहे हैं हम तो सर जब 11th में क्वाड्रेटिक पढ़ा था, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था, बाइनोमियल पढ़ा था, उस टाइम ही हमने उसका पीवाईक्यू बना लिया है। अरे रुको भाई, बना लिया था ठीक है, उस टाइम क्या हुआ होगा कि सर जब मैं 11th क्लास में पीवाईक्यू बना रहा था तो एक समस्या आया होगा, हमेशा बच्चों को आता है कि सर इस पीवाईक्यू में 60% सवाल मेरे से सॉल्व हो रहे थे, 40% नहीं हो रहे थे। इस 60% में ऐसा भी होगा ये सॉल्व हो गया और रिमेनिंग 40% सर मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, या कुछ ऐसा भी होगा इस 60% में, मान लेते हैं कि 15% तो ये पॉसिबल है ही कि सर हमने सवाल को बनाया और वो पहली बार में मेरे से नहीं बना, वो मुझे अपने टीचर से बात करना पड़ा कि सर ये प्रॉब्लम मेरे से नहीं बन रहा है। और मैं हमेशा इस बात पे फोकस रखता हूं कि जो भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इस टाइम जो सवाल आपसे जब पीवाईक्यू आप कर रहे होते हैं जो नहीं बनता वहां सर्कल करो और लिखो वहां पे कि ये सवाल मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना था, और जब दोबारा रिवीजन की बात आएगी तो उसी सवाल को बनाना है। जो सवाल आपने पहली बार में बना लिया है वो आई थिंक वो आपका हो गया, लेकिन जो ये 15% सवाल है जो आपसे नहीं बने थे, उस सवाल को आप अपने डीपीपीएस में जहां आप जो मॉड्यूल्स में पीवाईक्यू जहां से कर रहे हो उसमें सर्कल करके रखना था। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं, तो आई होप आपने किया होगा। अब जब रिवीजन का टाइम आएगा तो हम बाइनोमियल उठाए तो हमने देख लिया कि सर ये 5 सवाल तो ऐसे हैं जो मेरे से फर्स्ट टाइम पे नहीं बना था, वहां पे लिखा हुआ है, वो सवाल हम सर से पूछ के बनाए थे, तब जाके हमसे कुछ समझ में आया था, तो वो सवाल को हम कर लेंगे। उससे क्या होगा कि अब देख लेना है क्या वो सवाल जब मैं पहली बार किया था तो नहीं बना था, थोड़ा मेरा मेंटल लेवल भी बढ़ गया है, सवाल को सोचने का क्षमता भी बढ़ा हुआ है। पहली बार में तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, अब मैं बढ़ गया तो अब वो मैं कर सकता हूं, तो वो तरीका होता है करने का। और पीवाईक्यू उस टाइम तो हम लोग सब करते थे, बट इस लास्ट मोमेंट पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू आप जरूर करो। लास्ट 5 ईयर 20 से लेकर 24 तक ये जरूर कर लीजिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप ये लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपने मेंस में एक चीज मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेंस में एक चीज हमेशा हो रहा है कि कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं कि वो रिपीटेड आ रहे हैं। इवन कुछ कुछ आप देखोगे जो पुराने ईयर के एडवांस के सवाल है वो मेंस में डायरेक्ट डेटा के साथ आ जा रहे हैं, तो कुछ लोग चेंज भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ एडवांस वाला भी ओनली वन करेक्ट वाला कुछ सवाल कर लो, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट पूछ ले रहे हैं। लेकिन ये लास्ट पीवाईक्यू मेंस का तो होना ही होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत सारा सवाल होगा, ये बहुत सारा सवाल हमसे कैसे बनेगा, तो मैं आपको उसमें ये बता तो बहुत सारे सवाल होंगे। तो इसमें क्या करना है कि जैसे मान लो कि एक दिन आज फर्स्ट पेपर हुआ, सेकंड पेपर हुआ, एक सवाल क्वाड्रेटिक का इसमें आया, तो वैसा ही सवाल दूसरे पेपर में भी आएगा, तो वो सवाल आपको छोड़ देने हैं। जब एक ही टाइप का 4 सवाल होगा तो क्यों बनाएंगे, एक बना लिया हो गया, 2 बना लिया हो गया, 4 को बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको उस पर एनालिसिस करके काम करना हो कि कौन सा प्रॉब्लम हमने 2022 का किया, वो मान लीजिए पहला पेपर में है, आखिरी पेपर में सेम सवाल है, डेटा बदल गया है, तो बनाने का जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जो क्वालिटी वाला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करें। और लास्ट पीवाईक्यू बेटा मस्त करना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कर लोगे ना तो आपका मेंस क्या चाह रहा है, मेंस कैसा पेपर सेट कर रहा है उसका आपको आइडिया मिल जाएगा, और आइडिया मिल जाएगा तो आप पेपर को फोड़ के आ जाओगे। ये तो सारा काम हो गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जहां अक्सर आप लोग नहीं कर पाते हो रेगुलर, समझ ही रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये टेस्ट। अरे सर ये तो हमारा दर्द है, यही तो आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो। बच्चे हमेशा पढ़ने पढ़ने क्लास लेक्चर लेक्चर वीडियो लेक्चर देख लेंगे, सर क्लास कर लेंगे, लेकिन टेस्ट ही नहीं देना चाहते। और जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो ये फाइनल एग्जाम में टेस्ट में अच्छा कहां से करोगे। बहुत सारे बच्चों को तो टेस्टोफोबिया हो जाता है, वो टेस्ट का नाम ही सुनकर डर जाते हैं, आते हुए सवाल नहीं बनते हैं। ये आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। जैसे बच्चे हमने देखे हैं इस अपने टीचिंग कैरियर में कि क्लास में बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको जब टेस्ट पेपर मिलेगा तो उससे सवाल ही नहीं बन रहा है, वो सवाल देख कर डर जाता, ऐसा होता है। तो ये डर कब खत्म होगा, जब आप टेस्ट दीजिएगा, जब आप रेगुलर टेस्ट दीजिएगा। रेगुलर टेस्ट देना एकदम कंपलसरी है।
अभी का टाइम में आप, मैं तो बोलूंगा कि 15 डेज पे पक्का एक टेस्ट लगा लो। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, वहां टेस्ट सीरीज चल रहे होंगे, हमारे कैरियर पॉइंट पे भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस टेस्ट सीरीज को आप जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट टेस्ट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक टेस्ट नहीं देंगे हमको पता कहां से चलेगा हमने जो पढ़ा वो कितना हमको याद है, क्या हम जो अपने स्टडी जो सीखा उसको हम आउटपुट में ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर टेस्ट दीजिए। अभी के लिए कम से कम 15 डेज पे एक टेस्ट दीजिए। आप अपना जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आप कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो तो वहां तो एक सिलेबस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दो। पहले पार्ट टेस्ट दे दो, उसके बाद लास्ट वाले टाइम में फुल टेस्ट देना। वो 15 दिसंबर के बाद फुल टेस्ट लगा लेना। कम से कम 15-16 फुल टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि अगर वो फुल टेस्ट में आपका नंबर अच्छा आ रहा है तो आप कॉन्फिडेंस में रहोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट जरूर दीजिएगा। पहले पार्ट टेस्ट देना है, उसके बाद फुल टेस्ट देना है। ठीक है, और टेस्ट देने के बाद, टेस्ट दे के टेस्ट खत्म सर हो गया, आप तो बोले थे ना टेस्ट देने के लिए, मैं टेस्ट दे दिया, अब क्या करना है सर? नहीं बेटा, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस, यही तो मेन जड़ है जहां हम काम नहीं करते हैं। बहुत बच्चे यहां तक आते हैं, इस पे काम ही नहीं करें। क्या मतलब है सर? हमने टेस्ट दे दिया सर, हो गया। आप बोल रहे थे टेस्ट देने के लिए, मैं टेस्ट दे दिया। टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट का एनालिसिस करो। सर टेस्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे? टेस्ट का एनालिसिस में ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा पोर्शन था, सपोज मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, यार मैं मैथ्स की बात कर सकता हूं कि सर मैं, मेरे टेस्ट में आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और ट्रिगोनोमेट्री का कुछ पोर्शन आ गया। तो सर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन तो कर लिया, इनडेफिनेट भी कर लिया, बट ट्रिगो मेरे से नहीं हो रहे थे, फॉर्मूला ही भूल जा रहा था। तो वो टेस्ट आपको याद दिलाएगा कि हाँ यहाँ तुम लैग कर रहे हो भाई, तुमको फॉर्मूला ही याद नहीं है, 11th वाला ट्रिगो तुम भूल गए। ये तो इंटीग्रेशन वगैरह जस्ट 12th में पढ़े होते हैं तो याद भी रहता है। तो ये क्या करना है, वो टेस्ट का एनालिसिस बताएगा, टेस्ट का स्ट्रक्चर ऑफ पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको आपको एक डायरी बनाइए, एक पेज डायरी में लिखिए कि पहले टेस्ट में ये टॉपिक आया, मेरा ये 2-3 टॉपिक बहुत बढ़िया था, इसमें मैं फॉर्मूला भूल रहा था। अब वो फॉर्मूला भूल रहा था तो उस पर आपको एकदम काम करना होगा। सबसे जरूरी है अपने प्रॉब्लम पे वर्कआउट करना। प्रॉब्लम पता चल गया, हमको तो बच्चों को प्रॉब्लम ही पता नहीं चलता, टेस्ट में नंबर नहीं आया, अब बच्चा उदास है, मायूस है, सर टेस्ट में नंबर आया ही नहीं, भाई क्यों नहीं आया उसको पता नहीं है। तो ये जब तक आप अपने बीमारी को फाइंड आउट नहीं करोगे, सॉल्यूशन कैसे होगा? देखते हो ना, डॉक्टर्स हमेशा क्या करते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो नॉर्मल पहले 1-2 दिन दवा देते हैं, अगर उससे भी प्रॉब्लम, फीवर नहीं ठीक हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है नहीं ठीक हो रहा है, तो ब्लड टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि उनको बीमारी को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दिया जाएगा। तो ये सब जो था हम लोग इन जनरल बात कर लिए, लेकिन यहाँ टेस्ट के एनालिसिस में टेस्ट देने से आपको अपना वीक पॉइंट पता चलेगा कि कहाँ हम प्रॉब्लम में हैं, कौन सा फिजिक्स का टॉपिक है जो नहीं बन रहा है, केमिस्ट्री में नहीं बन रहा है, मैथ्स में नहीं बन रहा है, उस पर हम काम करेंगे, उसको लिखेंगे। और लिखने के बाद उसको फिर से अगर लग रहा है कि रिवीजन का जरूरत है तो उसको रिवीजन करेंगे, या फिर अगर कॉन्सेप्चुअल एरर है तो टीचर से बात करेंगे और उसको अपने पहले कॉन्सेप्ट को ठीक करेंगे, तब जाके सवाल बनाएंगे। तो इतना सारा काम करना पड़ता है, तब जाके आप बढ़िया स्कोर लाइएगा एग्जाम में। तो ये सारा अगर काम कोई बच्चा शिद्दत के साथ कर रहा है, मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट ये पांचों, ये जो पॉइंट था मेरा, ये सबको अगर फॉलो कर लिया अभी से लेके एग्जाम तक, तो गारंटी उसका 99 परसेंटाइल आ रहा है मेंस में। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल आ गया तो उम्मीद करिए कि आपका जेई एडवांस बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपको टेंशन फ्री हो जाएगा। एनआईटी का मतलब एक होता है ना कि सर खुदा ना खास्ते कभी उधर नहीं हुआ तो एनआईटी तो फिक्स है मेरा, मैं वहां तो चला जाऊंगा। तो टेंशन फ्री होकर हम काम करेंगे, अच्छा जाएगा, बोर्ड भी अच्छा जाएगा उसमें। तो इसको आप अच्छे से करिए, ठीक है। अगर आप ये सब लोग अच्छे से करिएगा, सबका मेंस में अच्छा सिलेक्शन होगा, अच्छे नंबर लेके आप एनआईटी में चले जाइएगा। थैंक यू बच्चों, और आप इसको अच्छे से करो।